नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं अपना बिहार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की इस वक्त की प्रमुख खबरों के साथ। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के बोड़ा पाठक डी पंचायत के भवानीपुर अम्बेडकर नगर गांव में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम का जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुसूचित जनजाति विभाग के जिलाध्यक्ष प्रकाश दास ने की, जबकि संचालन की जिम्मेदारी कहलगांव विधानसभा युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष नीरज रजक ने संभाली। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा ने राजेश राम के जन्मदिन पर उनके दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान क्षेत्र के बच्चों ने मिलकर केक काटा, जो इस आयोजन का सबसे खास पहलू रहा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। लखीसराय जिला व्यवहार न्यायालय परिसर में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। इस विशेष अदालत का उद्घाटन प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा, डीएम मिथिलेश मिश्रा और एसपी अजय कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस लोक अदालत में कुल 14 बेंच लगाए गए हैं, जहां विभिन्न प्रकार के मामलों का निःशुल्क निपटारा किया जाएगा। इनमें आपराधिक और फौजदारी मामले, चेक बाउंस से जुड़े विवाद, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना मुआवजा, पारिवारिक विवाद, श्रम संबंधी मुद्दे, भूमि अधिग्रहण, बिजली पानी के बिल, राजस्व और सिविल वाद शामिल है। इसका उद्देश्य लोगों को त्वरित और बिना किसी खर्चे के न्याय दिलाना है। इस पहल से पुराने और लंबित मामलों को निपटाने में भी मदद मिलेगी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भागलपुर में जितिया पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ की गई। इस अवसर पर शनिवार को शहर के विभिन्न गंगा घाटों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु महिलाएं गंगा स्नान कर धर्म अनुष्ठान में जुट गईं। मान्यता है कि गंगा स्नान के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क दिखा। सुरक्षा को लेकर गंगा घाटों पर आपदा मित्र और पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। प्रशासन की ओर से साफ सफाई और भीड़ नियंत्रण के भी विशेष प्रबंध किए गए। जितिया पर्व का विशेष महत्व होता है। महिलाएं इस व्रत को अपने बच्चों की लंबी आयु, सुख समृद्धि और निरोगी जीवन की कामना के लिए करती हैं। नहाय खाए के साथ ही इस पर्व की शुरुआत होती है, जो अगले दिन उपवास और पूजा अर्चना के साथ संपन्न होता है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भागलपुर के बिहपुर प्रखंड स्थित अमरपुर गांव के ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं को एक कड़ा संदेश दिया है। ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि जब तक अमरपुर माध्यमिक विद्यालय तक सड़क का निर्माण नहीं होगा, तब तक वे वोट नहीं देंगे। ग्रामीणों ने सड़क दो वोट लो का नारा भी लगाया। ग्रामीण रोशन ने बताया कि विद्यालय तक पहुंचने के लिए आज भी कच्चा रास्ता ही सहारा है। बरसात में जल जमाव के कारण छात्र छात्राओं को बहुत दिक्कत होती है। अभिभावकों ने ऐसे बच्चों की शिक्षा और सम्मान से जुड़ा सवाल बताया। करीब 81 साल पहले शिक्षाविद कांति प्रसाद ने इस विद्यालय की नींव रखी थी। तब से अब तक इस विद्यालय ने हजारों छात्रों को शिक्षित किया। यहां से पढ़कर कई छात्र डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और समाज सेवी भी बने। इसी विद्यालय ने पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा और चर्चित आईएएस अधिकारी भानु प्रताप शर्मा जैसे व्यक्तित्व दिए। ग्रामीणों ने कहा कि जिस विद्यालय ने अमरपुर में शिक्षा का दीप जलाया, वो आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। प्रिंस कांडलिया ने इसे सिर्फ सड़क ही नहीं, बल्कि शिक्षा के सम्मान की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा, जब तक सड़क नहीं बनेगी, ग्रामीण वोट का बहिष्कार करेंगे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की ग्राउंड रिपोर्ट। बेतिया पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए इस महीने 35 गुमशुदा या फिर चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। इन मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 6.30 लाख रुपए है। बरामद किए गए फोन उनके असली मालिकों को सत्यापन के बाद सौंप दिए गए। इस संबंध में बेतिया के वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 313 मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 83.3 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय बिहार पटना द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत गुम या फिर चोरी हुए मोबाइल से संबंधित दर्ज शिकायतों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शांति बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देशन मुस्कान विभिन्न जिला पुलिस के द्वारा चलाया जाता है और बेतिया पुलिस में भी हम लोगों ने इसको निरंतर चलाया है। अगस्त में जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुए थे, इस कारण से अगस्त में लोगों को मोबाइल हम लोग नहीं लौटा पा रहे थे। कुल मिला के 35 मोबाइल इस महीने भी हम लोगों के द्वारा जो उनके ग्राहक हैं उनको सुपुर्द किया जा रहा है और भविष्य में भी हम लोग के वेबसाइट के थ्रू या CER पोर्टल के थ्रू भी हम लोग इसको निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी ये चोरी हुए या गुम हुए मोबाइल हैं उनको हम लोग बरामद करें, या जो भी छिनतई में मोबाइल लिया जाता है उसमें भी जो अभियुक्त हैं उनको पकड़ के हम लोग माननीय न्यायालय में उपस्थापित करें।
आपको बता दें कि राजधानी पटना से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना स्थित पार्टी के मुख्यालय पहुंचे तो पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान चुनावों में अपनी दावेदारी पेश करने वाले भी यहां बड़ी तादाद में नजर आए। इन्हीं में से एक दावेदार सत्येंद्र शरण से हमारे पटना संवाददाता अविनाश कुमार सिंह ने खास बातचीत की। पश्चिम चंपारण के नौतन विधानसभा सीट से अपने दावेदारी पेश करने वाले सत्येंद्र शरण ने न्यूज 21 से क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना पहुंच रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और यहां पर जो पूरे बिहार से जो काफ़ी संख्या में बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और उनसे संवाद करेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न मुद्दों पर उनसे कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। इसी कड़ी में जो नौतन विधानसभा के एक बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं सत्येंद्र शरण और इनसे जो है कई मुद्दे पर हम बात करेंगे और राजनीति से संबंधित इनसे सीधे बात करते हैं। नमस्कार जी, नमस्ते। आप मतलब जेपी नड्डा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना आए हुए हैं, क्या मतलब उनका जो है संदेश? जाहिर है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं बिहार की पावन धरती पर। पूरे बिहार से कार्यकर्ता और नेता आए हुए हैं। बिहार के भी हमारे नेतृत्व के सारे लोग यहाँ हैं, तो उनके स्वागत में मैं भी आया हूँ। आपके विधानसभा या आपके ज़िला में जो है बाढ़ प्रभावित एरिया है और जो है आप लंबे समय तक अपने मतलब कि लोगों की मांग को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं, क्या मतलब कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस संबंध में कुछ बात करेंगे जो कि समस्या का समाधान हो जाए और उससे लोगों को रोजगार की दिशा में कम हो? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बिहार दौरा जो हो रहा है उसमें जो परिस्थिति है चुनाव को लेकर के, वो हमारे चेहरे को देख लें यही बहुत बड़ी बात होगी। 1-to-1 मिलना मुझको नहीं लगता है कि इस परिस्थिति में संभव होगा, फिर भी मैं अपनी बात उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जनहित का मामला तो मान लीजिए कि आप भीड़ में भी या अपने प्रदेश स्तर के पदाधिकारी स्तर से भी मिलकर अपने उठा सकते हैं, जनहित का मामला है। जनहित के मामले तो उठाए जाते रहे हैं, पार्टी स्तर पर भी उठाए जाते रहे हैं, अपने स्थानीय सांसद जी भी इस दिशा में प्रयासरत रहते हैं। ये कोई रोज़मर्रा की बात है। अभी जो आयोजन हो रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, वो आगामी चुनाव को ध्यान में रख कर के आ रहे हैं। चुनावों के बीच में आकर के लोगों की मांगों की बात मेरी समझ से अव्यावहारिक है। आप नौतन विधानसभा में काफ़ी लंबे समय से जो है सक्रियकर्ता जिला स्तर के पदाधिकारी भी रहे और बहुत लंबे समय से रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में आप टिकट को मांग को लेकर भी जो है समय समय पर उठाते रहे हैं, क्या लगता है कि आपके मांग को जो पार्टी स्तर पर सकारात्मक फल होगी? मैंने जो इस बार कदम आगे बढ़ाया है वो स्थानीय कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता और भाजपा समर्थक जो जनता है, उनके निर्देश पर, उनके आदेश पर मैंने इस बार अपना दावेदारी पेश किया है और मुझे उम्मीद है कि इस बार जनता की सेवा का मौका मुझे नेतृत्व देगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। आपके क्षेत्र में जो है मतलब एनडीए के कार्यकर्ताओं के डिमांड क्या है, मतलब कि एनडीए कार्यकर्ताओं का, एनडीए पदाधिकारियों को डिमांड क्या है इस बार विधानसभा चुनाव में आपके क्षेत्र में? भारतीय जनता पार्टी हमारे क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय है। जनता के बीच में किसी भी राजनीतिक पार्टी से ज़्यादा स्वीकार्यता हमारी पार्टी की है और काफ़ी मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी हमारे क्षेत्र में है। लेकिन हमारे वर्तमान जो विधायक हैं उनसे इस बार नाराज़गी है, कार्यकर्ताओं की भी, क्षेत्र की जनता की भी और आम मतदाताओं की भी। तो ऐसे में सीट को जिताने के लिए एक सक्षम उम्मीदवार की ज़रूरत है और मैं उसमें स्वयं को सक्षम मानता हूं। आपकी बात अगर पार्टी के आला कमान अगर नहीं मानते हैं तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? क्या स्वतंत्र
रूप से चुनावी मैदान में भी उतर सकते हैं? ऐसा मेरा विश्वास है कि मेरी बात को जन भावना मानकर नेतृत्व इस बार मुझे नज़रअंदाज नहीं करेगा और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल पता है नेतृत्व के एक एक लोगों को। जैसा मैं मिला हूं सबसे, मिलने के बाद जो बातें हुई हैं उभर कर सामने जो आई हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र विशेष के बारे में, वो यही कि ये सबकी ऐसी भावना है कि मेरे पक्ष में भी जनसमर्थन है, अच्छी खासी संख्या में मुझे समर्थन है लोगों का, तो इस बात से नेतृत्व अवगत है। आपको जो है संगठन आपको चुनाव में टिकट दें, वो मतलब कि क्या वैसा कदम रहा क्या जो कि लगेगा कि प्रयासशील मैं रहा हूँ वर्षों से, आगे भी रहूँगा, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह काम जो, और इसके अलावा भी मैं हर साल गरीबों को कंबल वितरण बड़े पैमाने पर करता हूँ, छठ सामग्रियों का भी वितरण मेरे द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है, होली मिलन का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सेवा से जुड़े दर्जनों कार्य हर साल मेरे द्वारा अनवरत रूप से किए जाते हैं। इस नाते जनता को मुझ पर यकीन है। और इसके अलावा ये तो हो गए सेवा कार्य, और जो कार्य हम करते आ रहे हैं धरातल पर लोगों को दिख रहा है कि स्वयं से भी रोजगार सृजन की व्यवस्था करके लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित करके रोजगार मेरे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। और एक तो इस दिशा में मैं कार्य करता हूँ, ये लोगों के नज़र मुझे लगता है कि मेरा प्रखंड जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बिछा अंदर विधानसभा क्षेत्र में जिला कोई नहीं है, लोग जाम में शहर से अपने यहाँ आने के लिए है। की सरकार और नीतीश जी के नेतृत्व में ये संभव हो सका है। बहुत अच्छा बेतिया शहर का एक बहुत बड़ा जिले का जो मेडिकल कॉलेज बना है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो काम करने वाले लोग हैं हमारे ज़िले में डिग्री के अभाव में, दक्षता के अभाव में लोग उसमें ज़िले के लोग का नहीं हो पाता है रोज़गार, बाहर के लोग आते हैं उनकी नौकरी करते हैं। तो उस दिशा में हम सरकार से भी चाहेंगे, अगर हम आते हैं उसमें तो मेरा प्रयास रहेगा कि सरकारी स्तर पर भी एक GNM ANM जैसे कॉलेजों की स्थापना हो। अगर इस दिशा में मेरा खुद का प्रयास है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में मैं भी खोलूँगा अगर इसमें कोई सरकारी स्तर पर देरी हुई तो, जिससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और लोग प्रशिक्षित होंगे अपने यहाँ और उनको नौकरी मिलेगी। ये थे सत्येंद्र सरन, और ये बेतिया जिला में जो है बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और काफ़ी इनका जो है मतलब कि रोज़गार लोगों को जो है गरीबों को सेवा करने के लिए इनका बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। और बाढ़ पीड़ितों को भी जो है ये लगातार सेवा करते रहते हैं। और इनके यहाँ जो है कोई भी गरीब लोगों को भी जो है विभिन्न प्रकार से मदद चढ़ बढ़ के करते रहते हैं। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया की धरती से सीमांचल वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कटिहार रेल मंडल से 3 महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों को जोगबनी, फारबिसगंज और अररिया से रवाना करेंगे। साथ ही अररिया गलगलिया नई रेल लाइन का भी शुभारंभ किया जाएगा। इस रेल लाइन पर प्रधानमंत्री फिलहाल एक जोड़ी मेल एक्सप्रेस ट्रेन को भी पूर्णिया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर अररिया से रवाना करेंगे। अररिया गलगलिया नई रेल लाइन परियोजना का अनावरण और 3 जोड़ी नई एक्सप्रेस ट्रेन खुलने पर कटिहार रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अनूप कुमार सिंह ने बताया कि जोगबनी से दानापुर के लिए वाया पूर्णिया व सहरसा के रास्ते 26301 और 26302 एक जोड़ी नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। साथ ही जोगबनी से दक्षिण भारत के इरोड स्टेशन के लिए भी 16601 और 16602 नंबर की एक जोड़ी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन समेत कटिहार से वाया पूर्णिया, अररिया व गलगलिया होते हुए सिलीगुड़ी के लिए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन की इसी दिन शुभारंभ भी होगा। कटिहार से सुमन शर्मा की रिपोर्ट। जैसा आपने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 15 तारीख को कार्यक्रम हो रहा है, उसमें कटिहार मंडल को 3 नई ट्रेनें का सौगात दिया जा रहा है। उसमें पहली जोगबनी दानापुर जोगबनी वंदे भारत ट्रेन है, जिसका इनॉग्रेशन रन जो होगा वो फारबिसगंज से शुरू किया जाएगा, और जोगबनी इरोड जोगबनी अमृत भारत जिसका कि जोगबनी से उद्घाटन किया जाएगा, और कटिहार सिलीगुड़ी कटिहार एक्सप्रेस जो कि इनॉग्रल रन में अररिया कोर्ट स्टेशन से चलाई जाएगी। उद्घाटन पूर्णिया से ही किया जाएगा और इन सारे ट्रेनों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूर्णिया से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां 14 सितंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर शिक्षाविद, लेखक और विश्व हिंदी परिषद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुनील चंपारणी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा न मिलने पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। डॉक्टर सुनील ने इस बात पर जोर दिया कि हम हर साल 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, और 79 साल की स्वतंत्रता के बाद भी हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं घोषित किया गया। उन्होंने इस स्थिति के कारणों और समाधानों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने में आ रही अड़चनों का जिक्र किया और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से विनम्रता पूर्वक आग्रह किया कि हिंदी को उसका उचित सम्मान दिया जाए। डॉक्टर सुनील के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करना न केवल हमारी पहचान को मजबूत करेगा, बल्कि देश को एक सूत्र में पिरोने का भी काम करेगा। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं न्यूज 21 से अमरजीत सिंह। आज हम लोग आए हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा से अवकाश प्राप्त प्रशासनिक अधिकारी, लेखक, कई गजल संग्रह के रचनाकार, साहित्य सेवी एवं विश्व हिंदी परिषद के पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार चंपारनी से हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर कुछ बातचीत करने के लिए। बताइए डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं सुनील चंपारनी। सर्वप्रथम आपके इस लोकप्रिय चैनल न्यूज 21 के माध्यम से राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। चूंकि यह राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष आता है 14 सितंबर को, मगर यह 14 सितंबर को ही क्यों आता है, इसके पीछे एक राष्ट्रीय और घटनाक्रम है जिसे मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। हमारे देश के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुआ करते थे, देश प्रेमी थे, राष्ट्र प्रेमी थे, हिंदी प्रेमी थे, और जिन्होंने हिंदी राजभाषा को, राष्ट्रभाषा को बढ़ाने के लिए दिन रात परिश्रम किया और एक प्रारूप तैयार किया जिसे संविधान सभा में प्रस्तुत करना था। तो फिर जब प्रस्तुत करने की बात आई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि यह उसी दिन पेश होगा संविधान सभा में
जिस व्यक्ति ने इसको तैयार किया है और जिनका जिस दिन जन्म पड़ेगा, जन्मदिन, उसी दिन इसको प्रस्तुत किया जाएगा। तो हमारे जो महान व्यक्ति थे उनका नाम था व्यवहार राजेंद्र सिन्हा, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था 14 सितंबर को। तो इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जो प्रस्ताव हुआ वो संविधान सभा में पेश किया गया और उसे संविधान सभा ने सर्वसम्मति से पास किया। कुछ बात कहना चाहता हूं जो आज के परिदृश्य में मुझे महत्वपूर्ण लगता है। श्रीमान जी किसी भी राष्ट्र राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। जब ये सारी चीजें बात की हिंदी को ही राष्ट्रभाषा क्यों बनाया जाए? बहुत सारी भाषाएं यहां बोली जाती है। तो इस संदर्भ में मेरा कहना है कि किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा उस राष्ट्र की अधिकतम भाषा बोली जाने वाली भाषा को ही राष्ट्रभाषा बनाया जाता है। हमारे देश की जनसंख्या 145 करोड़ है और आज के तिथि में भी हमारे देश में 65 से 70 करोड़ लोग हिंदी बोल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और विश्व में यह सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हिंदी भाषा तीसरी भाषा है और हिंदुस्तान में यह पहली भाषा है। तो इसका पहला पैमाना होता है किसी भी राष्ट्र को राष्ट्रभाषा घोषित करने में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। तो हिंदी हमारे में को राजभाषा को राष्ट्रभाषा में परिवर्तित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी संदर्भ में हमारे हिंदी के बहुत अच्छा। अन्य भाषा को क्यों नहीं? इसलिए मैंने पहले ही आपको कहा कि जिस देश में सबसे भाषा
राष्ट्रभाषा घोषित किया जाना चाहिए। पर अब तक ये क्यों नहीं हुआ, इसका क्या कारण? देखिए, इसका कारण बहुत है। हमारे दक्षिण के राज्यों ने उस पर कुछ आपत्तियां उठाई थी, अच्छा, लेकिन अब वो 40 50 प्रत्येक राज्य के लोग हिंदी में बहुत रुचि रखने लगे हैं। खत्म है। जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज है, देश आज 69वें साल के ऊपर में है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, राजभाषा का दायरा सीमित है, वो सिर्फ कार्यालय तक ही सीमित है, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, ऑफिसेस हो, बस उसी में हिंदी का प्रयोग होता है। ये राजभाषा है। और राष्ट्रभाषा जो है पूरे राष्ट्र की भाषा है, ये व्यापक स्तर पर होता है। इसमें हमारी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, इसमें सारी बातें आती हैं। और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा की उपाधि दी जाती है। अच्छा, इसमें कुछ राजनीतिक कारण है, ऐसा कुछ है क्या? मेरे समझ से तो कोई राजनीतिक कारण नहीं हो सकता है। अगर हो भी सकता है तो मैं इसके बारे में और क्या कहूँ, ये तो राजनीतिक परिदृश्य है। आखिर किस कारण से ऐसा नहीं हुआ, किसी को क्या आपत्ति है, क्या नहीं है। लेकिन मैंने जो आपको बताया कि सभी दृष्टिकोण से अब आज के परिवेश में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं है। और आगे बोलिए। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं अपने सभी सांसदों से, आपके चैनल के माध्यम से, सभी विधानसभा के सदस्यों से, सभी सांसदों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में इस बात की चर्चा की जाए और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कराने की अपना योगदान दें। क्योंकि मैं मानता हूं कि अब इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। और मैं विशेष रूप से अपने देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएं। और मेरा ये मानना है और मेरा ये विश्वास है कि एक वक्त था जब शिकागो में हमारे देश के स्वामी विवेकानंद ने हिंदी की गरिमा बढ़ाया, स्वाभिमान बढ़ाया, अस्मिता का झंडा फहराया। उनका भी नाम नरेंद्र था। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम नरेंद्र है। और नरेंद्र का अर्थ आप जानते हैं, 2 शब्दों से बना है नरेंद्र, नर और इंद्र। नर माने मनुष्य, आदमी, और इंद्र मतलब शासक,
उसका राजा। तो ये आज के डेट में जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिसकी हम कभी कल्पना तक नहीं कर सकते थे, अकल्पनीय इन्होंने काम किया है, अकथनीय किया है ना, अविश्वसनीय कार्य किया है। तो फिर इनके लिए इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आप सभी से चैनल के माध्यम से, सभी बड़े बड़े नेताओं से, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, विनय पूर्वक निवेदन करूंगा कि बहुत दिन हो गया, 79 साल हो गए राष्ट्रीय झंडा फहराते फहराते, लेकिन आज तक हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हुई। अब तो कम से कम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए और हमें इस गुंगापन से दूर किया जाए, ताकि हम वैश्विक स्तर पर और लज्जा का पात्र न बने। और इस महती कृपा के लिए हम सभी देशवासी आपका ऋणी रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जवाहर राजेंद्र सिन्हा की जयंती पर बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी इस अपील पर, मेरे इस विनय अनुनय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विचार करेंगे और हिंदी राजभाषा जो अभी तक बनी हुई है उसको राष्ट्रभाषा घोषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके इस चैनल के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस नाचीज व्यक्ति के पास आया और आपने मुझे हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ कहने का मौका दिया। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। जय चंपारण, जय बिहार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद। अच्छा, हम लोग आए और इनसे बातचीत किए आज हिंदी दिवस पर। बहुत ही अच्छा इन्होंने जवाब दिया है। तो आपको बता दें कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीतामढ़ी में सीता माता की जन्मस्थली का दर्शन और पूजन करने के बाद बिहार में सनातनी राजनीति का शंखनाद किया। उन्होंने इस दौरान गौ मतदाता संकल्प यात्रा भी निकाली। शंकराचार्य ने घोषणा की कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो सभी विधानसभा क्षेत्रों से अपने गौ भक्त प्रत्याशी उतारेंगे। उन्होंने कहा कि खुद वह इन उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और सनातनी हिंदुओं से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए गौ भक्तों को वोट देने की अपील करेंगे। शंकराचार्य के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने बताया कि उम्मीदवारों के नाम नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद घोषित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक माहौल देखने को मिला, जहां भक्तों ने उत्साह के साथ शंकराचार्य के संदेश को आत्मसात किया। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। शनिवार को भभुआ के राजेंद्र सरोवर के पास गौ तस्करी के शक में भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक को ई रिक्शा पर गाय का बछड़ा ले जाते हुए पकड़ा गया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे भीड़ से बचाकर हिरासत में लिया। पकड़े गए युवक की पहचान भभुआ थाना क्षेत्र के बबुरा गांव निवासी 25 वर्षीय सरवर के रूप में हुई है। उसके साथ ई रिक्शा चला रहा सारंगपुर गांव का संजय कुमार गौंड भी मौजूद था। ई रिक्शा चालक ने पुलिस को बताया कि वो भाड़े पर काम करता है और सरवर के कहने पर बछड़े को भभुआ पूरब पोखरा से बबुरा गांव ले जा रहा था। हिंदुवादी संगठन के प्रमुख उत्तम पटेल ने आरोप लगाया कि सरवर बछड़े को गौ तस्करी के उद्देश्य से ले जा रहा था। इस बात की जानकारी फैलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने युवक की पिटाई शुरू कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को भीड़ से बचाकर थाने ले गई। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच में जुटी है। कैमूर से रवि जडेजा की रिपोर्ट। हमको सूचना मिली है कि रिक्शा पर कोई जो गाय को काटने के लिए ले जा रहे थे, जहां शहर के कुछ हमारे जो भी संगठन के जो भी युवा लोग थे वो रुके हुए थे और रोक कर उनसे पूछताछ की, जिसके प्रशासन को भी सूचना किया था। प्रशासन आई, उन लोगों जो भी लोग इसमें गाय ले जा रहे थे उनको गिरफ्तारी करके ले गई है। और हम लोग प्रशासन से ही कहें कि इस पर तत्पर हम लोग कई बार संज्ञान दे चुके हैं प्रशासन को कि शहर में आए दिन गौ तस्करी और गौ हत्या हो रही है। अब यहाँ तक कि यहाँ जिस प्रकार से सरकार के जो मंत्री भी हैं शिक्षा को, जिस तरह से उनको इनका जो नेता थे बीएसपी के पिंटू यादव पूर्व भी आरोप लगा चुके हैं कि यहाँ के मंत्री सिंडिकेट चलाते हैं गौ तस्करी का। आज आपके सामने है शहर का माहौल। मोतिहारी के एचएनपी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मीडिया जगत के प्रतिष्ठित पत्रकारों को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर रवि अभिषेक ने पत्रकारों को समाज का अभिन्न अंग और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया।
उन्होंने कहा, पत्रकारिता समाज को सही दिशा देने का काम करती है। विद्यालय के एकेडमिक इंचार्ज रोहित कुमार ने कहा कि उनकी संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को हर घर तक पहुंचाना है, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी शिक्षित हो सके। इस कार्यक्रम में विद्यालय के निदेशक डॉक्टर रवि अभिषेक, प्राचार्य प्रोफेसर आशुतोष प्रवीण, राजमोहन श्रीवास्तव, नीरजा कुमारी, रोहित कुमार, मौसमी चटर्जी, ऋतुराज कुमार सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। एक पत्रकार को सम्मानित किया गया। आप लोग के सम्मान में आयोजन रखा गया था कि आप लोग का सहयोग मिले और आप लोग के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। छोटा सा कार्यक्रम था HNP इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, और इसके लिए आप लोग का सबसे ज़्यादा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए और समय। इसके पीछे यही उद्देश्य था कि संस्था को लोग जाने और आप लोग के माध्यम से, आप लोग के सहयोग से जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो समाज तक जाए और बच्चों को एक अच्छा शिक्षा मिल सके, एक नई दिशा मिल सके शिक्षा के रूप में। और हम लोग यहाँ बहुत कम खर्च में, मिनिमम खर्च में सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो बड़े स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग कम शुल्क में, बहुत कम फी में और सारा सुविधा हम बच्चों को दे रहे हैं, ताकि सभी बच्चों को शिक्षा मिल सके। और हमारे यहाँ बच्चों के लिए जो है सो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, भभुआ स्थित शहीद संजय सिंह महिला महाविद्यालय में शनिवार को स्वर्गीय शहीद संजय सिंह की जयंती पर वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य शिव कुमार पांडे और वन प्रमंडल अधिकारी सोनू कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्वागत गान एवं गणेश वंदना ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य ने कहा कि वर्ष 1981 से यह महाविद्यालय शहीद संजय सिंह के नाम से संचालित हो रहा है, जो उनके त्याग और बलिदान की स्मृति को जीवंत रखे हुए है। वन प्रमंडल अधिकारी सोनू कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि स्वर्गीय शहीद संजय सिंह ने वन विभाग में पदाधिकारी रहते हुए ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ सेवा दी और अपने जीवन का बलिदान किया। उनके आदर्श आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। इस अवसर पर राजद के प्रदेश महासचिव बीरजू सिंह पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने शहीद संजय सिंह के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। कैमूर से रवि जडेजा की रिपोर्ट। पावन जयंती के अवसर पे आप सभी दर्शकों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि सर ने जिस तरह से अपने जीवन में ईमानदारी, साहस और कर्तव्य निष्ठा का जो एक संकेत दिया है, उन सभी को अपने जीवन में अपनाएं और पर्यावरण को संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, भभुआ व्यवहार न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिला जज अनुराग और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुमन सौरभ ने संयुक्त रूप से किया। न्यायालय परिसर में कुल 9 बेंच बनाए गए थे, जहां विभिन्न तरह के मामलों की सुनवाई और निपटारा किया गया। इनमें भूमि विवाद, पारिवारिक मामले, बैंक ऋण वसूली, वन विभाग से जुड़े प्रकरण और आपराधिक मामले शामिल रहे। जिला जज अनुराग ने सभी बेंचों का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को आपसी सहमति से और जल्द न्याय दिलाना है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और कई लंबित मामलों का निपटारा आपसी समझौते से किया गया। जिला जज ने लोगों से अपील की कि वे अपने विवादों का जल्द समाधान करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। कैमूर से रवि जडेजा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, भागलपुर के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के दोगच्छी गांव से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के तहत जीविका समूह द्वारा दी जा रही 10,000 रुपए की सहायता राशि में अनियमितता और अवैध वसूली का आरोप है। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि जीविका से जुड़ी सीएम नीतू कुमारी उनके पास से 200 से 300 रुपए की वसूली कर रही है। महिलाओं का आरोप है कि पैसा देने के बावजूद भी उनका जीविका का फॉर्म अब तक भरा नहीं गया। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि इस योजना के तहत सरकार से मिलने वाली मदद का लाभ उन्हें सही तरीके से नहीं मिल पा रहा और बीच में ही अवैध वसूली कर उन्हें ठगा जा रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। सीएम का बड़ा कच्ची ना बड़ी कना तबियत के खराब कौन कारण से मतलब की फॉर्म कौन चीज फॉर्म भरा है नया सीएम की जुड़े के लिए कौन चीज में जुड़ा हुआ सभी काम जीविका में के पैसा मांगे
पैसा वही सीएम ना बोले इसलिए हमरा ना बोले नीतू ने। नेटू देवी पैसा मांगे छे जीविका में जोड़ा रहो हाँ के नाम छ तोरे की नाम छ बबीता कौन जगह छे ई? खुटाम जगह कौन छे दोगच्छी के नाम छ बबीता सीएम ना पैसा मांगे जे 200 रुपया करी कथी रो फॉर्म भरे रो कथी फार्म सीएम वाला जे 10 टकिया वाला जीविका वाला कौन वाला जीविका वाला के छे सीएम सीएम के नाम नीतू देवी मतलब की कहे जाऊ के जे 200 रुपया चाहिए तब फॉर्म भरते नया वाला नहीं भरते पुराना वाला पैसा मांगे छे 200 तब फॉर्म लेके जाए घुमाए दे कि नया वाला नहीं पैसा दे छो तब पैसा भी डरलो छी नहीं भरे पैसा दे छो नहीं फॉर्म भरे छो कहाँ रही घर कहाँ छे कौन जगह कौन छे यही बगल के घर में अरे कहाँ कौन कौन छे दोगच्छी के मांगे छे पैसा वो की छे सीएम सीएम की होय छे पैसा फॉर्म भरे जे बाजी होता मन एन बोले छ की नाम जन तोरा कविता देवी घर दोगच्छी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।